गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं देवेंद्र अरुण शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी ऑफ स्टडी पर। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में नेपोलियन के बारे में पढ़ लिया था, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ लिया था कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। अब दोस्तों, हम ये जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति हुई क्यों, उसके बारे में देखते हैं जरा। तो फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे भाई? अयोग्य शासक था। अयोग्य शासक से मतलब राजा को शासन प्रशासन के बारे में पता ही नहीं था कि चीजें चलती कैसे हैं। लुई 16वां, उसको लुई 15 और 14वें से कुछ सीखने को मिला ही नहीं कि किस तरीके से प्रशासन करना है। उसको अपने सुख से अपने मजे से मतलब, वो भोग विलासिता में लिप्त रहता था। प्रजा दुखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो समस्या में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अपने कामों से मतलब, अपने मजे से मतलब। दूसरी बात, मध्यम वर्ग का उदय हुआ दोस्तों, ठीक है। अच्छा, आजादी पर प्रतिबंध था, मजदूरों की दुर्दशा और आम जनता की दयनीय स्थिति थी। मजदूरों के लिए कोई शिफ्टिंग प्लान नहीं था कि इतने टाइम तक तुम्हें काम करना ही करना है। वहां पर कोई 8 घंटे की 10 घंटे की कोई शिफ्ट थी नहीं, 12-12 घंटे, 18-18 घंटे, 16-16 घंटे लोग काम करते थे। और सैलरी उतनी, पैसा उनको, मजदूरी इतनी मिलती थी कि वो एक वक्त का खाना ही खरीद पाए या वो भी ना अफोर्ड कर पाए, ठीक है। लोगों की दयनीय दशा कैसे हुई कि एक बारी फ्रांस में अकाल पड़ा, फसलें नष्ट हो गई, सर्दी ज्यादा पड़ी, उसके कारण फसलें नष्ट हो गई थी। और हमारे जो लुई 16वें हैं, इनने ब्रेड पर टैक्स बढ़ा दिया भैया। अब प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को तो टैक्स पे करना ही नहीं पड़ता था, उनके पास तो पैसा है, पर्याप्त, आराम से खा सकते हैं, कितना भी बढ़ा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। और जो गरीब वर्ग है, तृतीय स्टेट के वर्ग लोग हैं, उनको ही टैक्स पे करना है, उनके पास ही पैसा नहीं। तो ये सब बातें फ्रांसीसी क्रांति के कारण बनी, ठीक है। अब इसमें एक चीज और नोट करके लिख लेना दोस्तों, एक है आपका ज़ोल्वेराइन शुल्क संघ, यानी कि ये एक तरीके का सीमा शुल्क हुआ करता था। जब भी व्यापारी एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करने जाते थे तो उनको मुद्राएं चेंज करनी पड़ती थी। इससे व्यापारियों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। इस शुल्क को समाप्त किया गया 1834 में और पर्शिया की पहल पर स्थापित किया गया। ये भाई पर्शिया राज्य जो है, जर्मनी का एक राज्य है, वहां से इसकी स्टार्टिंग हुई, ठीक, जिसमें मुद्राएं 30 से घट करके 2 कर दी गई, जिसमें मुद्राओं को 30 से घटा करके 2 कर दिया गया। अब कहानी पर फिर से आते हैं। नेपोलियन के बाद में हुआ ही क्या था दोस्तों कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण होने लगा, ठीक है। यूरोप में उस समय कोई भी राष्ट्र राज्य था ही नहीं। यूरोप का समाज कैसा था? उसमें 2 तरीके के लोग थे। एक तो शिष्टजन जो चाहते थे राजशाही सरकार बनी रहे, ठीक है। एक उधर जो था वो गरीब वर्ग के लोग थे, जिनको कुछ पता ही नहीं था, उनको जैसा बता दो वो वैसा ही, जितना काम करा उतना ही काम करते थे। वहीं पर हुआ क्या दोस्तों कि समय के हिसाब से परिवर्तन आता है। 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति होती है। उसी औद्योगिक क्रांति में मध्यम वर्ग का उदय होता है दोस्तों, यानी कि कुछ व्यापारी व्यापार में लाभ उठा करके गरीबों से ऊपर और जो शिष्ट जन हैं उनसे थोड़ा नीचे, इनके पास पैसा आता है, ये भी थोड़े पढ़ने लिखने लगते हैं। इनमें से कुछ वकील बनते हैं, कुछ टीचर बनते हैं, कुछ जज बनते हैं, कुछ व्यापारी बनते हैं, ठीक। तो फिर ये ही समानता की, उदारता की, अधिकारों की बात करने लगते हैं। ये कहते हैं भैया हमें चाहिए आजादी, तो गरीब वर्ग कहते हैं भैया आजादी क्या है? हाँ भैया, हम आजादी तो है, ये उदारता क्या है? देखो हम तुम्हें समझाते हैं उदारता क्या है। तो राजा जब भी कोई ऐसे नियम निकालता था जनता के हित में नहीं है, ये उसको तेज से पढ़ के सुनाते थे, उसका विरोध करने लगे, राजा की बुराइयों को लोगों को बताने लगे, तो धीमे धीमे लोगों में गुस्सा आने लगा, ठीक है। अच्छा, अब वहीं पर फिर मध्यम वर्ग जैसे उदय हुआ तो फिर यहाँ पर एक नया वर्ग निकला। इसी नए वर्ग ने आजादी की, उदारता की, समानता की बात की, ठीक है दोस्तों। तो अब इन दोनों में आपस में तकरार चलने लगेगा। अब यहीं पर जैसे ही ये सब काम चल रहा है तो 1815 में एक कहानी और छिड़ जाती है, वाटरलू का युद्ध हो जाता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है दोस्तों कि नेपोलियन का जो शासनकाल है वो 1804 से 1815 रहा है।
और नेपोलियन अपनी विस्तारवाद नीति से अपने राज्य का विस्तार कर रहा था, तो उसके आजू बाजू के राज्यों को लगा कि ये कहीं हम पर भी कब्जा ना कर ले, तो वहीं पर 4 देशों ने संगठन बनाया, जिनको शॉर्ट ट्रिक में याद रखना चाहें तो प्रेव कहते हैं। P फॉर पर्शिया, R फॉर रूस, A फॉर ऑस्ट्रिया, B फॉर ब्रिटेन, और वहां पर अकेला नेपोलियन। ठीक, तो 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन वर्सेस प्रेव, इनमें युद्ध हुआ, जिसमें नेपोलियन हार जाता है और प्रेव जीत जाते हैं। और जैसे ही प्रेव जीतेंगे भैया, तो ये वो राज्य हैं जो चाहते हैं कि राजशाही सरकार बनी रहे। ये पुराने ख्यालात के लोगों वाली शक्तियां हैं। ठीक है, तो यहीं पर फिर वियना की संधि होती है। इसकी अध्यक्षता करते हैं ड्यूक मेटरनिक, जो ऑस्ट्रिया के चांसलर होते हैं दोस्त। ठीक है दोस्तों, वो ऑस्ट्रिया के चांसलर होते हैं, और ये इन्हीं की ही अध्यक्षता में वियना की संधि होती है। वहां से नेपोलियन को निर्वासित कर दिया जाता है और फ्रांस की सीमा पर राज्य स्थापित कर दिए जाते हैं, ताकि फ्रांस भविष्य में अपनी सीमा को ना बढ़ा सके, या फ्रांस से फिर भविष्य में उनको कभी खतरा ना हो। वहां पर अपनी आर्मी के टुकड़ियां रख दी जाती हैं, आर्मी लगा दी जाती है। ठीक है, और इसी के ही परिणाम स्वरूप होता क्या है दोस्तों, कि बुर्बो वंश फ्रांस में दोबारा से वापस आ जाता है। अब दोस्तों, बुर्बो वंश वापस आएगा तो शिष्ट जन की क्या होगी, जीत हो जाएगी। यानी कि जो पुराने ख्यालात के लोग हैं, जो रूढ़िवादी लोग हैं, वो जीत जाएंगे, यानी कि जो कंजर्वेटिव है वो जीत जाएंगे, और यहाँ पर जो नए वर्ग के लोग हैं, जो परिवर्तन चाहते हैं, जो उदारवादी हैं, लिबरल हैं, वो हार जाते हैं। तो ये फिर क्या करते हैं, ये बड़ी क्रूरता से इनको पकड़ते हैं और मारने लगते हैं। तो ये फिर अंडरग्राउंड हो जाते हैं। अंडरग्राउंड का मतलब निष्क्रिय हो जाते हैं। सक्रिय थे वो काम अपना करना बंद कर देते हैं ओपनली, यानी कि अंडरग्राउंड चुपचाप से शांति से वो काम करना है। ठीक है, फिर आगे चल के चीजें और बदलेंगी। फिर धीमे धीमे क्रांतिकारी समाज अपने क्रांतिकारी कामों को करता रहेगा। इतने को नोट कीजिए, उसके बाद बताते हैं कि और क्रांतिकारियों ने क्या क्या काम किया।